दैट इज C4 पाथ। कल हमने बात की थी लाइट रिएक्शन के बारे में। तो लाइट रिएक्शंस का जो रिजल्ट हमारे पास था, लाइट रिएक्शंस का जो रिजल्ट हमारे पास कल देखने को मिला था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल। अब ये ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं या कहाँ पे यूज? सो दे आर यूज्ड बेसिकली इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। प्लांट जो है अपने फूड को तैयार करने के लिए, दैट मींस ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए ATP और NADPH मॉलिक्यूल का यूज। तो यहाँ पे ATP और NADPH यूज कहाँ पे होगा? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड प्लांट किस फॉर्म में प्रिपेयर करता है? याद रखिएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर करता है और उसे स्टोर किस फॉर्म में करेगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उसको स्टोर करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें भी। नाउ जो ये पूरा प्रोसेस है ATP और NADP को यूटिलाइज करके फूड को बनाने का, इस पाथवे को हम बेसिकली बायोसिंथेटिक पाथवे भी कहेंगे। दिस पाथवे इज आल्सो कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक पाथ। और जो ये प्रोसेस है फूड प्रिपेयर करने का, इन एब्सेंस ऑफ लाइट इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हमारे पास नहीं रहती है, इसलिए ये जो फेज हमारे पास आता है, इस फेज को हम डार्क फेज भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में कंप्लीट होगी। वन इज द लाइट फेज, जिसमें एक्चुअल में ATP और NADPH की सिंथेसिस हो रही होगी, और डार्क फेज जिसमें हमारे पास फूड की सिंथेसिस। अब फूड कैसे सिंथेसाइज होता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, इसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले हमारे पास C3 पाथवे के थ्रू हमारे पास बताया है। जो C3 पाथवे है इसे केल्विन पाथवे भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एज केल्विन पाथवे। केल्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को ट्रैक किया इन ग्रीन एल्गी और बताने हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है एक साइक्लिक मैनर में और ग्लूकोज सिंथेसाइज। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो यूज हुए, उनका फर्दर साइंस के अंदर या एक्सपेरिमेंट्स के अंदर किस तरह से यूटिलाइजेशन की जा सकती है और किस तरह से सेलुलर लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, वो मेल्विन केल्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया बाय यूजिंग एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, जो क्या था? C14 आइसोटोप। और ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट केल्विन ने ये बताया कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रहे हैं? प्लांट यूज कर रहे हैं और उन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं ग्लूकोज को बनाने के। अपने एक्सपेरिमेंट में ही केल्विन ने यह बताया था कि जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड हमारे पास बनता है इन C3 साइकिल, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे 3-PGA भी है। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे C3 पाथवे को लेके। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है, दैट इज 3-PGA। PGA स्टैंड्स फॉर फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरेट भी इसे कहते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट इसे कहा जाए। और जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा रहता है C3 साइकिल में, उसे भी केल्विन ने बताया।
तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर हमारे पास RuBp हमारे पास है। इट विल बी RuB, राइबोलोज बाइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको C3 पाथवे के अंदर यूज, किस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फिक्सेशन होती है। तो एंजाइम जो यूज्ड होगा दैट इज रुबिस्को, जिसे वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। रुबिस्को, इसमें जो लास्ट के ये जो दो लेटर हैं CO, ये ऐसा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करने में भी और ऑक्सीजनेशन करने में भी, ऑक्सीजनेट एक्टिविटी भी करता है। डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी है या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, देन कार्बोक्सिलेज एंजाइम वहां पे यूज होगा, और ऑक्सीजनेज दोनों की एक्टिविटी ड्यूल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, रुबिस्को एंजाइम का नाम। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए नीट के लिए भी यहां से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं कि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C3 साइकिल में, उसका नाम बताइए। दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और वी कैन से 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो हमारे पास आता है दैट इज RuBp, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। एंड जो एंजाइम यहां पे यूज होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए, दैट वन विल बी कॉल्ड एज रुबिस्को एंजाइम। इसके अलावा बार-बार और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए ये जानने के लिए कि क्या सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर यही C3 पाथवे एक्ट करता है क्या ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो आगे जाके रिसर्च फाइंडिंग्स में ये पता चला कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हमारे पास होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, लेकिन वहां पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन ना बन के एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसे हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं। और वो प्लांट्स जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू फॉर्म, हम प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स वो प्लांट्स जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहेंगे या ग्लिसरिक एसिड कह सकते हैं। और C4 प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें हमारे पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। C4 साइकिल जब हम पढ़ेंगे तब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम वो चीजें सारी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए C3 पाथवे के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें याद रखनी है आपको कि जो कैल्विन है, मेल्विन कैल्विन, उसने C3 पाथवे को 3 स्टेप्स में ब्रेक किया, पूरे साइकिल को 3 स्टेप्स में समझाने की कोशिश की। और जो 3 स्टेप्स हमारे पास रिक्वायर्ड हैं फॉर C3 साइकिल, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। उस पहले स्टेप को कहेंगे कार्बोक्सिलेशन फेज। कौन सा फेज आएगा, कार्बोक्सिलेशन फेज। इस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हमारे पास। सेकंड फेज जो हमारे पास आता है, दैट वन इज कॉल्ड एज रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज के अंदर क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हमारे पास होगी इन रिडक्शन फेज। थर्ड फेज जो हमारे पास आता है उसे हम रीजनरेशन फेज भी कहते हैं। रीजनरेशन फेज वो फेज होगा जिसमें दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज RuBp, इसकी रीजनरेशन होगी। एक्चुअली इज इट क्लियर। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे बेटा, तो वहां पे हमने जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी, उस रिएक्शन में अगर हम बात करें
तो वहां पे हमने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, याद आया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनते हुए देखा था, C6H12O प्लस C6H12O6 प्लस हमारे पास क्या बना था 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, वी हैव 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को साइकिल में डायरेक्टली रिप्रेजेंट ना करते हुए मैं इसको 3 मॉलिक्यूल्स के एक साइकिल में आपको समझाऊंगा, और ये भी लास्ट में बताऊंगा कि मैंने 3 मॉलिक्यूल्स को ही क्यों लिया साइकिल में, इस C3 साइकिल को एक्सप्लेन करने। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट C3 साइकिल का पता चला। C3 साइकिल या C3 पाथवे किसने डिस्कवर किया था, मेल्विन कैल्विन ने, विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप 14 कार्बन लिया था, और 3 इंपॉर्टेंट चीजें उसने बताई कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है एक्सेप्टर दैट इज RUBP, एंजाइम जो यूज हो रहा है दैट इज रुबिस्को। 3 स्टेप्स में उसने केल्विन साइकिल को ब्रेक किया, कार्बोक्सिलेशन फेज, रीजनरेशन फेज एंड रिडक्शन फेज। अब इसी स्टेप्स को हम साइक्लिक फॉर्म में यहां पे समझने की कोशिश करें। सो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, वी हैव RUBP, वी हैव RUBP, RUBP stands for ribulose biphosphate. Actually it is a 15 कार्बन मॉलिक्यूल। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 15 कार्बन मॉलिक्यूल। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर यूजिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP। ये RUBP क्या कर रहा है, इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर रहा है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर रहा है। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6। मैं यहाँ पे कितने बनाऊंगा, वी यूज 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 6 नहीं करूंगा क्योंकि उसको 2 पार्ट में सेपरेट कर रहा हूं बाय डिवाइडिंग 6 into 2, दैट इज 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करवाने वाला हूं। तो जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जैसे ही RUBP रिसीव करेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। वी आर गोइंग टू फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारे पास बनेगा। इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को मैं 3PGA मॉलिक्यूल भी कहते, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते। और ये कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहे हैं, इट इज गोइंग टू फॉर्म 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे। टोटल कितने बन गए देखो, 3 मॉलिक्यूल्स RUBP के, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने हमारे पास बन रहे हैं, वी हैव 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज गोइंग टू बी फॉर्म। और टोटल कितने कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, 15 यहां पे हैं और 3 यहां पे हैं। सो वी हैव द 18 कार्बन मॉलिक्यूल इन टोटल। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो यहां पे यूज होगा इस प्रोसेस के लिए, वो एंजाइम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज रुबिस्को। एंजाइम कौन सा है बेटा, रुबिस्को। सो दिस इंपॉर्टेंट स्टेप, इसे हम कौन सा फेज कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन फेज। कौन सा फेज कहेंगे इसे हम, कार्बोक्सिलेशन फेज। नाउ दिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब इसकी क्या होगी आगे जाके, सप्लीशन होगी। यहां से क्या होगा, 6 ATP मॉलिक्यूल यूज होंगे। यहां पे क्या यूज होंगे बेटा, हम 6 ATP मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज 6 ATP मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हेन द ATP molecule is going to use, it is going to convert into ADP। ATP जब यूज होगा तो क्या बनेगा, ATP। ATP यूज होगा तो क्या बनेगा, ADP। And this 3 phosphoglyceric acid is going to break into 1,3 diphosphoglyceric acid, 1,3 diphosphoglyceric एसिड हमारे पास था। और ये भी अभी हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ही है, इट इज आल्सो 6 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल ही अभी हमारे पास है। यहां से मॉलिक्यूल अभी नंबर मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, कम नहीं हो रहा। 6 के 6 ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास। नाउ
टोटल हमारे पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं 18। यहां पे भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो नंबर क्या रहेगा सेम ही रहेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अब जो NADPH हमने बनाया था इन लाइट रिएक्शन उसके 6 मॉलिक्यूल्स NADPH2 के हमारे पास यूटिलाइज होंगे और हमारे पास क्या बनेगा, वी आर गोइंग टू फॉर्म 6 NADP मॉलिक्यूल प्लस यहां पे 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हमारे पास रिलीज होगा। जब NADP यूज होगा तो NADPH और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास, एंड ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। अभी तक एसिड था, एसिड के बाद कन्वर्जन किसकी हो रही है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड आता है, दैट वन इज कॉल्ड एज 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PGAL लिखा जा रहा है। लिख सकते हैं इसको, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। इज इट क्लियर? यहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 18 ही हमारे पास है। नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल अभी कहीं भी कम नहीं हो रहे। तो ये जो स्टेप है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और उसकी रिडक्शन हो रही है और एक ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह रहे हैं। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से एक कार्बन मॉलिक्यूल जो होगा 1-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा वो यहां से रिलीज हो जाएगा। 1-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। टोटल कितने हैं बेटा 6। एक अगर रिलीज हो गया तो एक में कितने कार्बन होंगे, वी हैव 3 कार्बन जो इसके साथ क्या चले जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। पीछे कितने बचेंगे, 15 बचे। तो ये जो एक PGAL हमारे पास रिमूव हो रहा है, ये एक्चुअली में क्यों रिमूव हो रहा है, क्योंकि यहां पे जिस 3 कार्बन मॉलिक्यूल आगे जाके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज हमारे पास सिंथेसाइज करेंगे। तो रिडक्शन फेज में PGAL बनने के बाद ग्लूकोज की सिंथेसिस हमारे पास है। यहां तक समझ आई बात? नाउ पीछे जो बचे हुए 5 PGAL मॉलिक्यूल हैं, 5 PGAL फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं, वो फर्दर अब आगे जाएंगे किसके लिए, इस RUBP की रीजनरेशन के लिए। तो यहां के बाद वाला जो फेज हमारे पास आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन फेज। क्या कहेंगे, रीजनरेशन। यहां पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद आगे जो नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल बचेंगे वो कितने बचेंगे, दैट विल बी 15C। क्या बनेंगे, 15C। और ये 3 PGAL मॉलिक्यूल आगे जाके हमारे पास in the presence of 2 inorganic phosphate हमारे पास क्या बनाएगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट भी आप इसे कह सकते हो। सो राइबोलोज 5 फॉस्फेट हमारे पास यहां पे बनाएगा। 3 PGAL क्या बना रहा है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट हमारे पास यहां पे बनाएगा। एंड जो मॉलिक्यूल है इट इज 3 इन नंबर, 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट। This ribulose 5 phosphate now it is going to change into RUBP। और यहां पे भी RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट से RUBP की रीजनरेशन के लिए भी हमारे पास 3 ATP मॉलिक्यूल जो होंगे वो यूज होंगे। कितने होंगे, 3 ATP मॉलिक्यूल यूज होंगे और 3 ADP मॉलिक्यूल हमारे पास बनेंगे। तो आप देख रहे हो जब भी हमारे पास यहां पे अगर हम देखें तो जब एसिड से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा था तब भी NADPH यूटिलाइज हो रहा था और जब रीजनरेशन हो रही है तब भी ATP हमारे पास यूटिलाइज हो रहा है। तो इस पूरे साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है टू फॉर्म द ग्लूकोज और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की दोबारा से क्या हो रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की दोबारा से रीजनरेशन हो रही है। तो इसी को इसने 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया था। वन इज कार्बोक्सिलेशन फेज जिसमें
फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारे पास बनता है। देन रिडक्शन फेज जिसमें हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा बाय द रिडक्शन ऑफ 1 PGN मॉलिक्यूल। जो पीछे 5 PGN मॉलिक्यूल बचे आगे जाके वो रीजनरेट करेंगे, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से रिमूव हो जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 3। तो 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है उसकी दोबारा से रीजनरेशन होगी तो RUPP हमारे पास बनेगा। समझ लगी बात? इस कंप्लीट साइकिल को हम C3 साइकिल, दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज C3 साइकिल। इज इट क्लियर? अब देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई कि मैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर रहा हूं साइक्लिक फॉर्म में 3-3 कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। मैं 1-1 टाइम्स भी कर सकता था, लेकिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता तो यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता फॉर द पर्पस फॉर द मेकिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो फ्रैक्शन में होता। तो फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वैल्यू को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लिए, जिनमें से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, रिमूव। तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने यूज होंगे हमारे पास ग्लूकोज बनाने के लिए? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कितने लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल। मतलब ये साइकिल एक बार फिर से एक बार ऐसे ही सेम रिपीट करेगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। इज इट क्लियर? अब इसी साइकिल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है, कुछ डाटा है जो आपको करना है, जो आपको याद रखना है। वन इज इन, अनदर वन इज आउट। कि C3 साइकिल में ये लास्ट कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके पास किसके लिए? नीट के लिए। यहाँ पे आपको याद रखना है इन, दैट मींस कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके क्या बना? 1 ग्लूकोज बना। क्या बना? 1 ग्लूकोज। अब यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ ATP एक साइकिल में कितने यूज हो रहे हैं? यहाँ पे 6 यहाँ पे हुए और यहाँ पे कितने हुए? 3। टोटल कितने हुए? 9। और एक बार जब साइकिल फिर से रिपीट करेगा तो 9 + 9 = 18। तो पूरे साइकिल में कितने ATP यूज होंगे? 18 ATP। तो ATP किसमें कन्वर्ट होंगे? 18 ADP में हमारे पास कन्वर्ट होंगे। अब अगर NADPH की बात करें तो कितने यूज हो रहे हैं? 6। एक साइकिल में कितने यूज हो रहे हैं? 6। तो दोबारा जब साइकिल होगा तो उसमें कितने यूज होंगे? 6। तो 6 + 6 = 12। सो वी हैव 12 NADPH जो किस में कन्वर्ट होंगे? 12 NADP में कन्वर्ट होंगे। This point, this table is also very important for NEET exam। आपसे पूछा जाता है कि साइक्लिक जो हमारे पास C3 साइकिल आ रहा है उसमें ATP की यूटिलाइजेशन कितनी होती है और कितनी नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले कि अगर C3 साइकिल में 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के यूज हो रहे हैं तो बताइए भाई उसमें ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP यूज होंगे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? इसका आधा हो जाएगा। सेम 2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा 1 लेगा तो आप उसी को कैलकुलेट वैसे ही कर लेना और वैसे ही आपका आंसर भी आएगा। तो घुमाने के लिए किसी तरह से आपको एक क्वेश्चन बता सकता है, पूछ सकता है। बेसिक चीज ये है कि आपको मेन चीज पता होनी चाहिए कि टोटल C3 साइकिल में कितने ATP यूज हो रहे हैं, कितने NADPH यूज हो रहे हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने। So this is actually how the glucose is going to synthesize and it was given by Calvin. Melvin Calvin was the name of the scientist and the pathway that was given by Calvin also called as Calvin pathway by its name. और उस पाथवे को हम C3 पाथवे भी कहते हैं। इसके साथ ही ये C3 पाथवे जो है वो कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।